चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग आज की क्लास है ना, तो इसमें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओगे मुझे। अब आप लोग बेसिक सारा पढ़ चुके हो, आज भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही चलने वाला है। तो मैंने आपसे कहा मैग्नेटिक फील्ड कम से कम हमारा लास्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबको अब समझ में आ जाना चाहिए जितना हमने पढ़ लिया। मेरे पास दो वायर हैं, यहाँ टच नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसे हैं, ऊपर नीचे हैं, लगभग कुछ गैप से रखे हुए हैं या इंसुलेटिंग है। इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे आई, और इसमें करंट फ्लो कर रही है इसमें आई ऐसे। I1 I2 भी मैं कह सकता हूँ, सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, डजंट मैटर। तो आप लोगों को ये सोच के बताना है कि कौन से क्वाड्रेट में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। Question 9 is net magnetic field zero in which quadrate? Net magnetic field is zero in which quadrate? किसने मुझे आंसर दिया? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। बोलो बोलो, पहले में क्या सीन कहता? क्या फर्स्ट में जीरो हो सकता है? जीरो कैन बी जीरो हो सकता है। कहीं पर भी मैंने पॉइंट ले लूं मैं, मान लो कहीं पर भी नहीं कहेंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कहीं पर भी, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी क्या जीरो हो सकता है? क्या जीरो हो सकता है? क्या कहती ज्योति? क्यों भाई? अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसे आ जाएगा। क्या कहता? नहीं मतलब जीरो तो जब इसके अलोंग होता है। तू क्या कहती लड़की? तू बता, तान्या बता भाई। जीरो कौन कौन कह रहा है हो सकता है? हाथ खड़े करो। और कौन कौन ये कह रहा है कि जीरो नहीं हो सकता? कैसे? बता। जीरो तो जब होता है बाहर के अलोंग रहता है, मतलब चल एक बात कर, तू बता जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्यों? चलो छोड़, तू बता जीरो क्यों हो सकता है? देखो एक इस अरे तरीके जीरो हो सकता है, एक इधर के गाल पे चाटा, उससे एक बाहर इधर के गाल पे चाटा। उससे बाहर आ रही है यदि दोनों गालों पे चाटा लगे बराबर ताकत का, तो गर्दन घूमेगी क्या? नहीं ना। तो बस ये देख लो उल्टे है कि नहीं है। अरे यार सुनो, ऐसे इस वाले क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इस वाले वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से, तो क्या जीरो हो सकता है? अरे फर्स्ट में जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? फर्स्ट कैन बी जीरो। अरे यस और नो? आ रहा है कुछ बल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भाई? अब अरे मैंने कहा यहाँ पे इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ऐसे सेकंड में ये भी ऐसे, तो सेकंड में कैन नॉट बी जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपसे बोला ये थर्ड क्वाड्रेंट है ऐसे और ऐसे, तो थर्ड में भी जीरो हो सकता है, फोर्थ में जीरो नहीं हो सकता। डायरेक्शन कौन सी होंगी? इस वाले की वजह से अंदर की तरफ, उस वाले की वजह से भी अंदर की तरफ, तो जीरो नहीं हो सकता। क्या आप लोगों को मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अरे मैंने आपसे कहा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप सब बोलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो फटाफट। हो गया? मेरे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, लोकस। फाइंड द लोकस, फाइंड द पॉइंट लोकस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, where the magnetic field is 0.
Find the locus where magnetic field is 0. 1 2 3 wires हैं. Second wire is along y axis. जो सेकंड वायर होता है वो along the y axis होता है. तो आपको तो लोकस बताना है. तीनों में करंट सेम है, I. तो कहां पर जीरो होगा ये हम लोगों को बताना है. तो भाई जीरो will be along y axis. यदि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं तो क्या होगा, करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, मतलब इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से जीरो होता ही है. तो जीरो तो हो गई होगा. लेकिन लोकस का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट बताने होते हैं. तो x भी बताना है और y भी बताना है. तो y तो हमें देख के पता लग गया. अरे यस और नो. तो अब जीरो कहां होगा, अब जीरो कहां होगा. तो क्या यहां पे मान लूं x डिस्टेंस. यदि मैं यहां पे x डिस्टेंस में मान लेता हूं तो इन दोनों की वजह से अंदर, उसकी वजह से बाहर. अरे यस और नो. चलो देखते हैं आंसर क्या आता है. तो चलो इधर से सॉल्व करो. पहले वाले को इन दोनों की डायरेक्शन अंदर है, डायरेक्ट कर दो. इसकी वजह से कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन d प्लस x प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन d माइनस x. ये कर दिया. ये सब नीचे ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया. तो d प्लस x इक्वल टू d माइनस x. अरे यस और नो. तो यहाँ पे इधर आ गया तो प्लस हो गया भाई. हमारा आंसर ही जीरो आ गया. किसी की बात बदल देनी चाहिए थी मुझे. कोई बात नहीं, चलो छोड़ो. तो मैंने क्या कहा आपका 3x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू, अरे ओरिजिन पे तो रहेगा यार, ओरिजिन पे तो रहेगा. अरे यस और नो. क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है. सही, छापो जल्दी से. नेक्स्ट थोड़ी सी वैरायटी बताते हैं हम. आज सभी जगह पे बच्चे कम थे क्या? 8 घंटे ज्यादा है. हाँ जी, अभी 3-4 दिन की ठंड ज्यादा है. ये तो खुद नहीं सकता आपके हो गया सबका. This is square. We are connected a wire in the square form like that. Find the magnetic field. That is question 80 है. ये वाला तो कॉपी हो गया सबका. नहीं सर, सर करने के बाद पूछ लो. क्वेश्चन करना मैंने कहा, क्वेश्चन तो लिख लिया. क्वेश्चन लिख रहा हूँ. अरे कोई बात नहीं. कम बैक. क्या कहती लड़की? ये तो जीरो कहती. वेल कर दिया सोनाली. यो भी जीरो बोलना है. अब सब बोल दो जीरो. क्यों? हाँ 0 है, दोनों तरफ से छाड़ दो.
अबे इनमें करंट कितनी है भी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ कोई भी जरूरत थोड़ी है कुछ सेंटर में के है। बाद अबे करंट भी तो निकालनी पड़ेगी। आई बाय 2 हां सही बात मान लो यदि एक वायर का ईच वायर है आई बाय 2 रेजिस्टेंस ऑफ आर, यदि हर वायर का रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है तो यहाँ पे भी करंट डिवाइड होगी ना। तो अब पहले में तो सीरीज पैरेलल चलेगा सब कुछ। जब सीरीज पैरेलल चलेगा ना तो भी छोटी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, करंट की बात ना करें तो करनी तो पड़ेगी वैसे हमें कर लेते हैं। ये आर और इतना तो 12th में पढ़ा है आर सीरीज में है तो 2R। अरे ये 2R तो ये पैरेलल में है तो 2R R। तो यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है R। तो अभी मुझे इसमें करंट निकालनी है I1, इसमें करंट निकालनी है I2, यहाँ पे करंट पहुंची I1, यहाँ पे करंट पहुंची I2, वापस जाके जुड़ गई I1 प्लस I2। तो तुम क्या कहते, ये I1 I2 कितने हैं? अरे I1 I2 कितने हैं? ये अपना हुआ I1 I2 कितने हैं? I1 plus I2 I के बराबर। अरे यार जब रेजिस्टेंस बराबर तो करंट भी बराबर और करंट बराबर तो आधी आधी I/2 I। अरे सही क्या नहीं है? अरे इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो IR है, निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस R निकाल दिया ना, 2R 1R हो जाए। तो पोटेंशियल यहाँ से ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं, तो VAB कितना हो गया IR हो गया। अब मुझे ऊपर वाले में करंट निकालनी है तो मुझे निकालनी है I1 इक्वल टू क्या होता है V/R। तो ये कितना है IR, यहाँ कितना है 2R। तो करंट कितनी आ गई I/2, I2 कितनी आ गई I/2। अबे बराबर बराबर दोनों में बराबर बराबर करंट पहुंच गई और बराबर बराबर करंट पड़ गई। यहाँ पे क्या हुआ अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ तो नेट मैग्नेटिक 0। तुम्हारी बात को मैंने देखो घुमा फिरा के वैसे कह दिया मैंने। भाई बात समझ नहीं है गल्ले वंस मोर अगले क्वेश्चन में गल्ले अब मैं ले अब बता अब आएगी शेप बदल दी मैंने। यहां से करंट गई आई, यहाँ पे जाके गई बट यहाँ से जाती है I1, यहाँ से जाती है I2, मिलके हो जाती है I। I1 इक्वल टू I/2, I2 इक्वल टू I/2, V नेट इक्वल टू ऐसे लिखोगे क्या V1 इक्वल टू अंदर की तरफ, V2 इक्वल टू आउटसाइड, सो V नेट इक्वल टू 0। अरे अब छाप लिया तुमने नहीं छाप लिया बोल दे सर तब से लिखवा रहा हूं समझ लो। ये पहले समझ रहा था मैं, एक सेकंड रुक जाओ बस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन सुन लो, सर्कुलर लूप ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। तो आपकी बार जो करंट आती है ना वो ऐसे आती है यहां से, तो वायर वहां से नहीं जा रहा है, वायर 90 डिग्री पे मूव कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है और करंट आती है वो I1 है, यहाँ पर जो करंट आती है वो I2 है। नेक्स्ट सेंटर पे जो पॉइंट P है वहां पर हमें क्या निकालना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यदि मैं इस टोटल लूप का जो रेजिस्टेंस है वो R या तो R मान लो या 4R मान लो, जो भी आप चाहो, बताओ क्या माने 4R। लेट रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना है 4R। इसे कह देते हैं फर्स्ट पार्ट, इसे कह देते हैं सेकेंड पार्ट।
तो जो R1 है वो कितना हो गया 3R मैंगो एग्जांपल से, और जो R2 है वो कितना हो गया आपका दोनों मिला के कितने हो गए 4R। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, वो वाला एंगल 270 डिग्री है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/3R प्लस 1/R इक्वल टू 4R/4/3R। तो R इक्विवेलेंट हो गया 3R/4। तो हमारे पास जो करंट होगी I1, तो जो करंट होगी I1 वो कितनी होगी भाई आपका, कितनी होगी रे I1 कितनी होगी? शॉर्टकट सिखाऊं अभी बताओ, एक शॉर्टकट बताऊं क्या तुम्हें पैरेलल के करंट निकालने का? बिल्कुल। इस करंट का बंटवारा करना है, पहले फॉर्मूले से निकाल लेता हूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ I1 हमें निकालना है ना, तो हम निकालेंगे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो VAB अपॉन R1 ले लेंगे, 1 का निकाल लेंगे। तो VAB कितना हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू I, तो ये हो गया 3/4 R इनटू I। अब नीचे R1 कितना लिया है हमने 3R, तो 3R R से R कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, तो करंट आ गई I/4। मतलब ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो मैं सीधे सीधे आंसर दे रहा हूं मैं आपको अभी, है ना। लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ना, जब दो का पैरेलल हो, तो इस करंट को बांटना है, तो करंट तो लिखना ही पड़ेगा, सही। तो इसमें निकाल रहा हूं, तो इसका रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ऊपर लिखो, तो कितना है R2 अपॉन नीचे टोटल रेजिस्टेंस, जिसका निकालना है उसको दूसरे वाले को लिखो ऊपर, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ कितना I R 4R, तो करंट कितनी आ गई I/4, तो I2 कितनी आ गई I 3R अपॉन 4R, तो 3I/4। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? पीछे ना लिख देते हैं, वहां लिखी नहीं होगी। I2 इक्वल टू कितना आया था हमारा I 3R अपॉन 4R, तो कितनी आ गई I/3I/4, सही है। मैंने आपसे कहा अब मुझे करंट निकाल दी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि नहीं निकालना है, तो V1 कितना, कौन बोला, बोल दे मेगा V1 कितना, इसकी वजह से, अरे बोल दे, बोल तो नानी, R कितना दूर, तो R रेडियस R है इसकी, मतलब इसको जो है यार रेडियस बदल दो, मैं छोटा R ले लेता हूं मैं, सही है। तो ये छोटा R इनटू, अब ये तो I कितनी थी, उस वाले में I कितनी है, ऊपर वाले में I/4, अरे यस और नो, I1 की बात चल रही है कि नहीं चल रही है, इनटू व्हाट, इनटू 3/4, यानी कि एंगल कितना है 270 अपॉन 360, समझ में आ रही है बात। तो 3/4, सही सही, कुछ पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। फिर कितना हो गया μ0 अपॉन 2 3I अपॉन 16R, किधर की तरफ हो गई, अंदर की तरफ, 4 जा, अरे सही है। अब इसकी वजह से निकालो, तो V2 कितना μ0 अपॉन 2 3I/4 अपॉन R इनटू 1/4, अरे यस और नो, तो ये कितना आया μ0 अपॉन 2 3I अपॉन, डायरेक्शन बाहर की तरफ, अरे माइनस होगा सेम 0 V नेट, तो क्या हम लोग इस बात को समझे कि चाहे वायर कहीं से भी बाहर जा रहा हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी,
इस बात को समझने की जरूरत है। आई कुछ भी बात समझ में? छापो जल्दी से एक बार इसे यार। चलो स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। मैग्नेटिक फील्ड एट द पी। हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट है, तो वायर इसके मिडिल डायमीटर के अराउंड कनेक्टेड है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 2R है, नीचे की तरफ R है। ऊपर की तरफ 2R है, नीचे की तरफ R है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या है? केमिस्ट्री का है नहीं ना। सोच चेंज मारना। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं 1 कहता हूँ, नीचे वाले पार्ट को मैं 2 कहता हूँ। तो V1 I1 कितना होगा? अभी भी आपको बताया था, I into R upon 3R equal to I/3। I2 कितना होगा? I into R 2R upon 3R equal to 2 upon 3I। और V1 कितना हो गया? mu0 upon 4 pi I/3 upon 8। क्या बेटा? 4 pi कहाँ था? 2 pi 2 mu0 upon 2। हम V1 निकाल रहे हैं, ऊपर वाले में करंट है I/3, तो I3 upon 8 into 1/2। तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये कहाँ आएगी? अंदर की तरफ। V2 जो होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ। यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है आपका? mu0 upon 4 I upon 8 2/3। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? mu0 upon 4 I upon 8 into 1 upon 3। तो ऊपर वाले को जैसे अंदर की तरफ, नीचे वाले की तरफ से बाहर की तरफ। तो जो P नेट आएगा वो कितना आएगा आपका? V2 minus V1। तो that will be mu0 upon 4 I upon 8 2/3 minus 1/3। आया कुछ समझ में? छापने से जल्दी से 1/3 आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक तरह से mu0/12। क्या चीज? Find the magnetic field at P. Find the magnetic field at P in vector form. ये डायग्राम है हमारे पास। ये डायग्राम है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बनाना है एट द पॉइंट P। यदि हम सोचें देखें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो P
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसमें ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे बाय का पाइथागोरस निकालने का काम करेंगे, तो वो कितनी हो गई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर। लेकिन इसने हमारे से जो क्वेश्चन पूछा है वो वेक्टर फॉर्म में पूछा है। सर इसमें भी स्क्वायर नहीं लगेगा डिस्टेंस में, क्यों लगेगा? तो डिस्टेंस r रखना है ना हमें, तो स्क्वायर निकलेगा। इसमें उसमें क्या अंतर था? y का बस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है ना, तो i अपॉन r होता है ना, r स्क्वायर थोड़ी होता है वहां पे। i अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो वेक्टर फॉर्म में देना है। अब यदि मैं सोचूं, दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली या रिजॉल्व करना। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो लाइन ज्वाइन करती है उसके परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा बी। रिजोल्यूशन ही आप लोगों ने अच्छे से सीखा है, तो उसी से सीख लो। यदि मैं इसे थीटा एंगल मानता हूं तो ये वाला भी थीटा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला थीटा होगा। यानी कि यहां और यहां dp sin थीटा और यहां पर dp cos थीटा होता है। ये क्या है? थीटा एंगल है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से इससे हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझने के लिए डायरेक्ट रख सकते थे वैल्यू, या डायरेक्ट यहां से रख लो आप। तो मैंने कहा b नेट इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा? b sin थीटा इनटू आई के माइनस नीचे की तरफ है b cos थीटा j का। इसमें से ये सारी वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इनटू आई कैप माइनस cos थीटा की वैल्यू यहां से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू j कैप। ये दोनों कॉमन आ गए। जब ये कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y i कैप माइनस i x j कैप। वो तो भाई लिख देता हूँ, तो भाई लिख देता हूँ। सही। तो मैंने कहा y i माइनस x j, तो ये इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया वहां पर। सही, कॉपी कर लो इसे इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में नहीं सोचोगे ना तो रिजोल्यूशन ही करना होता है। मैंने इससे पहले कहा था कि वेक्टर कैलकुलस यही सीख लो बहुत अच्छे से, तो ज्यादा बढ़िया है, वरना आगे जाके राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलोंग वायर carrying current I is bent
at an angle of 90 degree, at an angle of 90 degree, full stop, find magnetic field mechanical type is bent, B-E-N-T, bent at an angle of 90 degree, full stop, find magnetic field at height, find magnetic field at height, capital D, above the point of bending, above the point of bending. मेरे पास एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं उसको इस तरह से बेंच की शेप में बेंड कर देता हूँ। जैसे बेंच रखी है, बेंच का कॉर्नर देखो, वहां से एक वायर आया और यहाँ पे 90 डिग्री पे मैंने उसे मोड़ दिया। तो टायर की शेप देख सकते हो, या बेंच का कॉर्नर देख सकते हो, चेयर का कॉर्नर देख सकते हो। तो क्वेश्चन समझने की जरूरत है क्या? कहाँ पूछा है मैग्नेटिक फील्ड? बेंड हुआ है, उससे ऊपर पूछा है, डी डिस्टेंस पे। तो 3D में आपको इमेजिनेट करना ही पड़ेगा, बोर्ड का कॉर्नर और कॉर्नर से यहाँ पर बेंच, देखो बेंच ज्यादा बेटर है आपके लिए। मैंने कहा आपसे करंट ऐसे सीधा आता है और फिर एक्स एक्सिस में आया और वाई एक्सिस में क्या हुआ, जेड एक्सिस में क्या हुआ, अंदर की तरफ आपका चला गया। ऐसे करंट आया और चला गया, बेंच की शेप ले तो ऐसे और ऐसे। तो बेंच पे ही हाथ रखोगे कॉर्नर पे, तो जो करंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ आ गई हमारी। यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में। जब वो ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन कैसी आ गई, लाइक है। तो 90 डिग्री पे हैं दोनों डायरेक्शंस, तो क्या लगेगा रिजल्ट के लिए, पाइथागोरस लगेगा। एक की वजह से कितना, b1 की वजह से कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन कैपिटल D। 4 पाई क्यों लिया है, 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि एंड ऑन पोजीशन है, एक एंड के सामने है। तो जो b2 है वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन 3। डायरेक्शन यदि स्पेसिफाइड करी है x और y को हम उस हिसाब से लगा सकते थे, नहीं करी है तो मैं क्या कह सकता हूं, बोथ आर परपेंडिकुलर। यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो b इक्वल टू क्या होता है, b नेट इक्वल टू क्या होता है, b रूट 2 होता है। डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d रूट 2। आप लोग याद करोगे ना तो आपको याद, थोड़ा सोचोगे, तो इसलिए मैंने वेक्टर्स में वो छोटी छोटी चीजों को मैं फोकस आउट करता रहता हूँ, भाई सीख लो, कर लो, इन्हें जरूर करो एक बार। पूरे प्रोजेक्ट्स में वो कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं आप। हो गया? मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो करती है I और एंगल है थीटा। राइट डाउन द क्वेश्चन लाइन। Find the magnetic field along the bisector. Find the magnetic field along the bisector. Find the magnetic field along the bisector of this angle. Along the bisector of this angle.
at distance d from vertex, at distance d from vertex, at distance d from vertex. ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वायर कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे बेंड कर दिया है, तो वर्टेक्स से स्मॉल डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जहां मुझे क्या निकालना है आपका, मैग्नेटिकली निकालना है। तो मुझे जो ये वाला एंगल है वो थीटा बाय 2 है। यहां से जब मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां लिख देते हैं आई, तो ये वाली डिस्टेंस की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपका, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? अबे बोलो बे, कोई बता सकता है क्या? r इक्वल टू d tan थीटा। नहीं रे, नहीं, अबे ये d है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा d sin थीटा बाय 2। tan थीटा कैसा है, tan के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? मुझे तो ये चाहिए, इसे रिजॉल्व करना है, इसे रिजॉल्व कर देते हैं, जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर नहीं है उधर। जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेट वायर का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर की जगह मुझे क्या लिख लेना चाहिए, d sin थीटा बाय 2 लिख देना चाहिए। ब्रैकेट sin थीटा 1 प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा, याद है कि नहीं है? अरे यस और नो। तो दूसरा वाला एंगल तो 90 डिग्री है, दूसरे वाले की तो वैल्यू 1 हो गई, सही। अब इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला यदि मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, ये वाला एंगल आना चाहिए ना, हम ये वाला एंगल लेते थे ना, तो ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा बाय 2 हुआ। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं डायरेक्ट cos थीटा बाय 2 ले सकता था यहाँ पे, लेकिन हमें एक ही पैटर्न पे रटा हुआ है, समझा हुआ है, तो sin 90 माइनस थीटा बाय 2 हुआ ना, और दूसरे वाला तो प्लस 1 हो गया। मान लो मैं cos में डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, cos में डायरेक्ट लगा सकते हो, कहा था ना हम तो अल्फा बीटा याद रखेंगे, लेकिन साइड वाले तो cos थीटा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी cos थीटा में, तो यहाँ तो 1 ही बचने वाला है आपका। तो मैंने कहा sin 90 माइनस थीटा बाय 2 क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन d sin थीटा इनटू cos थीटा बाय 2 प्लस 1 होता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख रहा हूं, मतलब मुझे वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हम sin थीटा की वैल्यू रखेंगे, जब हम इसे sin थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बाय 2 हो जाता है। cos थीटा बाय 2 हो जाता है, तो मेरे दिमाग में आई बात, यहाँ पे भी तो sin थीटा बाय 2, यहाँ पे भी तो क्या आएगा, sin थीटा बाय 2 आएगा भाई। तो आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, as you are very very intelligent। कैसे हुए स्पष्ट, और as you are very very intelligent। तो कैसे इंटेलिजेंट हो, sin 2 थीटा इक्वल टू, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, अच्छा cos स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका ओरिजिनल फॉर्म मैंने आपसे बोला cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यदि मैं यहाँ पे थीटा बाय 2 एंगल को लूं, यदि मैं यहाँ पे थीटा बाय 2 एंगल को लूं, तो cos थीटा बाय 2 एंगल की जगह पे क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस। क्या ये बात समझ में आई? 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाता है आपका, थीटा, तो थीटा बाय 2 की जगह पे क्या आएगा आपका, थीटा बाय 4 आएगा आपका, सही।
इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जब मैं से, और इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d अपॉन में 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बाय 2 थीटा की जगह यहाँ थीटा बाय 2 था ना, तो यहाँ पे थीटा बाय 4 आएगा। फिर एक मिनट 2 थीटा है, थीटा आधा रह जाता है, तो थीटा बाय 2 की जगह पर क्या आएगा थीटा बाय 4, ऊपर क्या बचा cos थीटा बाय 2 की जगह क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं 4 माइनस 1 प्लस 1। कुछ आया समझ में? मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी भी इस तरह से बन आ जाए ना, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है बेसिकली, और ये जेई का टफ लेवल का क्वेश्चन है अपने आप में, यदि हम कहें तो मतलब जेई का जो टफ लेवल पे मेंटेन करेगा, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स ऐसी हो गई है आपका, इंक्लूड हो गई है आपका। तो अभी हमने क्या कहा कि ये 1 से 1 तो कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, यहाँ है cos थीटा बाय 2 और यहाँ है sin थीटा बाय 2, तो cos अपॉन sin थीटा क्या होगा बोलो cot थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा cot थीटा बाय 4। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी बाइसेक्टर पे मैंने निकाला, इसी क्वेश्चन में मैं यदि बाइसेक्टर को चेंज कर दूं तो सारी चीजें बदल जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, एक वायर की वजह से आया, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ है, तो बेसिकली ये सारा कुछ क्या है V1 है, अंदर की तरफ है, एक वायर तो ऊपर वाला भी है, और बाइसेक्टर पे होगा तो B नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अरे देखो ऊपर वाले की वजह से भी और नीचे वाले की वजह से भी अंदर आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i cot थीटा बाई 4 अपॉन d। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी आपका अंदर की तरफ होगी। यदि हम इसके बाइसेक्टर पॉइंट को हटा दें तो फिर ये एडवांस लेवल का बन जाएगा। और ऐसे एक या दो क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपके होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो 680 से ऊपर की रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। सही, तो एक बार कॉपी कर लो इसे। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको शायद एक वर्ड लिखा दिया था, एक सेंटेंस, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल N फुल स्टॉप, इनर रेडियस इज स्मॉल a, outer radius is capital B, carry the current I, find magnetic field, at center, find magnetic field at center, फुल स्टॉप। देखो एक जलेबी जैसा हमारे पास क्या है, लूप है वायर का, आप ऐसा समझो जो तारों का बंडल आता है ना, तो हम वो लिया है और उसमें बंडल नहीं है, कैसे हमने उसे कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ बल्ब लगा दिया, तो अब उसमें करंट फ्लो कर रही, तो करंट जो फ्लो करेगी वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में फ्लो करेगी। बस थोड़ा सा वेरिएशन क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो कैपिटल N है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N टर्न्स हैं। तो इसकी इनर रेडियस दी है स्मॉल a, आउटर रेडियस दी है स्मॉल p। इसकी वजह से सेंटर पे पॉइंट P जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पहली बात तो सर्कुलर कॉइल है, सर्कल्स हैं बहुत सारे, उनमें करंट फ्लो कर रही है, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं,
तो करंट n टाइम्स हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हम लोगों को। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वेरिएबल डिस्टेंस में है और पता नहीं कितना बड़ा बंडल है। ये 1 मीटर है, आधा मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है। अब यदि 1 किलोमीटर होगा या 1 मीटर होगा तो बाहर वाले का और अंदर वाले का तो इफेक्ट आ जाएगा, डिस्टेंस का अंतर आ जाएगा आपका। तो जो कंटेंट है, जो करंट होगी, करंट की जो डिस्टेंस होगी वो वेरिएबल हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपका, वेरिएबल हो जाएगी। तो आपको ये सपोज टू बी है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरऑल आपका नंबर ऑफ टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में जब वेरिएबिलिटी आ जाए तो हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज करनी है हम लोगों को। कैलकुलस यूज करनी है तो कैसे करेंगे, स्मॉल एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। स्मॉल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, आपका इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे उस बंडल में मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। यदि मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं तो हमें क्या पता है, b माइनस ए लेंथ में, लेंथ कंटेन कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल है। तो 1 में कितने कंटेन होंगे, कैपिटल n अपॉन b माइनस ए। अरे dl या dx में कितने होंगे, n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं ऐसे क्यों लेता हूं, मैंगो एग्जांपल क्यों मैं कहता हूं। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें मैंगो एग्जांपल और इंटीग्रेशन ही यूज होने वाला है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो भी 1 का या 50 है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये हमें पता लग गया। इस एलिमेंट की जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां से डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं सेम नोटेशन के साथ, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका x। टेकिंग द एलिमेंट सेंटर ऑफ मास में मैं सिखाता हूं, यहां पे बहुत सारी जगह पे वो यूज होने वाला है अगले 20 दिनों में। तो मैंने कहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx कितना होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 2i करंट। करंट के साथ ही नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n अपॉन b माइनस a इंटू i इंटू dx अपॉन कितना दूर है x। ना तो ये रेडियस बाहर वाली बदलेगी, ना अंदर वाली बदलेगी, ना करंट बदलेगी, करंट फ्लो करेगी, बदलेगा x। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ये डेरिवेशंस करते थे, डेरिवेशन का स्टाइल होता था ये, इसमें से जो भी d के साथ लिखा है वो इंपॉर्टेंट, बाकी सब बेकार, उसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ni अपॉन b माइनस a बाहर आ जाएगा, यानी कि अंदर क्या बचा, dx ओवर x बचा। जब dx ओवर x बचा तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, बोल, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो बोल भाई x प्लस वो पर प्लस कर हो जाएगा। तुम बोलो, किसी तरह से बोलता नहीं हम, कोई तो तू बोल ऐड करो log x। वो फॉर्मूला n-1 पे एप्लीकेबल नहीं होता है, n+1 अपॉन n+1 का जो फॉर्मूला था वो n-1 पे एप्लीकेबल नहीं होता। -1 + 1 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी, 0 पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर लॉग आता है। अरे कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, log x आएगा, e आता है हमेशा जब इंटीग्रेट करते हैं तो रह गई लिमिट। लिमिट कैसे लोगे, ये एलिमेंट स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, कहां से कहां तक ले सकते थे। क्या मैं इस एलिमेंट को यहां पे ले लेता, यहां पे ले लेता, कहां से, ए से बी तक। तो हमारी जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई, मतलब
मैंने ये वाला एक्स लिया नहीं, इस बात को भी समझो। अब कोई कह सकता है, ऐसा कह सकता है तो मैं तो यहाँ से यहाँ तक करूंगा। अब ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं ले रहे हम? यहाँ से यहाँ तक भी तो जा सकते हैं ना, यहाँ से यहीं क्यों जा रहे हैं? छोटे और बड़े का अंतर नहीं है, अंतर है मैंने कहां से माना है। मैंने सेंटर से, मैं इधर से चल रहा हूं ना, तो मैं इधर से ही चलूंगा। मैं तो सेंटर से चलना शुरू करा ना मैंने, मेरा एक्स इधर से है। यदि मैं इसे एक्स ले लूं यहां से, तो फिर मैं वही लूंगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? तो यहां से चल रहे हैं हम, इधर से चल रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ए से बी तक जा रहे हैं। तो ए से बी तक गए तो ऊपर वाली लिमिट ऊपर, नीचे वाली, अरे बता दे भाई प्रियांशु, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? जल्दी हो गया भाई, जल्दी से पता क्या करो, जल्दी से बोलो। पहले ऊपर वाले की वैल्यू रखो, फिर नीचे वाले की वैल्यू रखो, बीच में माइनस लगा दो। बोल भाई यार, जब बीच में माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है? u नॉट अपॉन 2i ni अपॉन b माइनस a। लॉग को हम लोग लिखते हैं ln। ln ज्यादातर जो ऑप्शंस आते हैं ना उसमें ln लिखा हुआ होता है इस तरह से। तो ln ब्रैकेट b अपॉन a, तो e की वैल्यू ln होती है, ये याद रखना। 10 की वैल्यू नहीं होती, यदि 10 से कन्वर्ट करते तो 2.303 मल्टीप्लाई में आ जाता आपका। समझ में आई? ln का मतलब log e है, सही के नहीं? कोई दिक्कत? छाप लो एक बार इसे जल्दी से। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write down the next question. A large metal sheet of width W carries a current I which is uniformly distributed along the width of sheet. Find magnetic field at P. Which is lies in plane of sheet. At distance small a from near end, E and D, near end of sheet. ये डायग्राम है जो आपके सामने है। यदि आप सोचोगे, देखोगे, तो ऐसा मान सकते हो आप कि जैसे ये हमारा जो बोर्ड है ना, बोर्ड पे माइका लगी है, पतली सी होती है, वैसी पतली सी शीट मान लेते हैं। एक ऐसी सी, इस वाले बोर्ड पे हमारी शीट लगी है और इस शीट से करंट फ्लो कर रही है। इसकी विड्थ W है और करंट I फ्लो कर रही है। सारी टोटल करंट को हमने I मान रखा है। उस जगह पे, उस वाले बोर्ड पे पॉइंट P है, तो इसकी वजह से वहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहचानने का तरीका कैसे करें क्या? तो भाई देखो, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है, तो यार ये वायर जैसा सब कुछ हो गया। लेकिन वायर के जैसे में दिक्कत एक है। क्या दिक्कत है? कि इस पूरे में करंट आई है, यहां से तो डिस्टेंस अलग है और यहां से डिस्टेंस लूंगा तो अलग है। मतलब समझ में आ रहा है कि कहां वेरिएबिलिटी का डिसाइडेशन कैसे करोगे? कोई तो चीज बदलती हुई नजर आएगी ना, तो यहां बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आ रही है। तो जब कभी भी वेरिएबिलिटी होती है तो कैलकुलस यूज करते हैं हमेशा। कैलकुलस में भी 90% तक इंटीग्रेशन यूज करते हैं हम लोग।
तो अब हमें क्या करना है, एलिमेंट लेना है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या पढ़ा है उसकी सहूलियत के हिसाब से लेना है, उसकी इजीनेस के हिसाब से लेना है। मैंने पढ़ा है स्टेट वायर, तो मैं इसे लेना है टुकड़े टुकड़े, बहुत ही पतले पतले से टुकड़े, बहुत ही थिन वायर की फॉर्म में एक एलिमेंट ले लेता हूँ। एलिमेंट का मतलब ही ये था, यदि आप आ गया होगा समझ में, तो एक बहुत ही पतला सा एलिमेंट जिसमें सबसे पहले मैंने कहा ये मान लो dx है, dx dl dr जो मर्जी ले सकते हो। तो यहां से इसकी डिस्टेंस में क्या ले लेता हूं, आपका x ले लेता हूं। तो अब इसमें सबसे पहला काम हमेशा करंट निकालनी है। करंट हमेशा मैं इनको एग्जांपल से निकालूंगा। करंट निकालेंगे, w में कितनी है, मैं सिर्फ ऑलरेडी बोल रहा हूं, w में कितनी है i, तो 1 में कितनी है i अपॉन w, तो dx में कितनी है i अपॉन w इंटू dx, क्या हो गई स्मॉल करंट। बात समझ में आई मेरी या नहीं आई? तो मैंने कहा आपसे dv कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू i अपॉन w इंटू dx। किसी को कोई दिक्कत? अपॉन x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उठा दो अच्छे से, जो याद नहीं आते थे ना ये इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, यदि थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ोगे ना तो बस उलट जाएंगे। ऐसे कैसे लिमिट लेना, सॉल्व करना, मैग्नेटिज्म में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं इनको एग्जांपल याद रखो, बेसिक फॉर्मूले याद रखो, 7-8 फॉर्मूले लिखाए हैं, ज्यादा लिखाए नहीं है, दोबारा से जाके पढ़ लो डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, और बस फॉर्मूले याद रखोगे तो यहीं बैठे बैठे याद हो जाएंगे। i भी कांस्टेंट है, w भी कांस्टेंट है, x बदल रहा है, इंटीग्रेट करेंगे log आ जाएगा। अब ये भी बताया था तुम लोगों को मैंने, तो मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dv से, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 बाई i अपॉन w dx ओवर x। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 बाई i अपॉन w इंटीग्रेट dx ओवर x। तो इसे इंटीग्रेट करा तो क्या आया i अपॉन w इक्वल टू log e x। अरे log e x लिमिट तो रही गई, तानिया बता सकती है मुझे लिमिट क्या आएंगी? अरे भूमि बता दे लिमिट क्या आएंगी, लिमिट क्या आएंगी, लिमिट क्या आएंगी? बोल भाई बोल ज्योति। तुमने तो बोल दिया W से, और बाकी किसी को बोलना तो A से A प्लस W। यहां से यहां तक, तो यहां तक की डिस्टेंस है A, और यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है A प्लस W। सही। तो मैंने कहा क्या लिमिट आई हमारी A प्लस W, तो A प्लस W अपॉन A। अरे यार बोलो ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं log e, पहले a प्लस w माइनस log e a, फिर वो नीचे आ जाता है, log e की जगह पे क्या लिखते हैं ln लिखते हैं, तो ln लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस w पर, बोलो ना सही। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म। यहाँ पे मैग्नेटिज्म हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम बेसिक फॉर्मूलों से निकाल रहे थे वो खत्म हो जाता है। यहां तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो सारा का सारा क्या था, एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ से पहले हम क्या पढ़ते हैं, 4 फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, एक रिंग के लिए, ऑन द सेंटर, ऑन द एक्सिस, एक स्ट्रेट वायर के लिए। उसके बाद उन दोनों के एप्लीकेशन से हम लोगों ने क्या क्या निकाले थे, 4 बेसिक फॉर्मूला निकाले थे। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, वन एंड ऑन द पोजीशन ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, और एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे ही सर्कुलर कॉइल्स में आर्क के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां से जो वेरिएशन है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो यहां पे आके क्या हो जाता है आपका, लगभग टूवर्ड द एंड आ जाता है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे। वैसे तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसे वो टर्म बनाना हो ना, तो ये जो पॉइंट है ना, मैंने अराउंड द एक्सिस लिया था, अब मैं इस पॉइंट को वहां के सामने लिया था, तो वो वाले क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस लेवल के बन जाएंगे। नीट में मुझे नहीं लगता कभी भी आने वाले हैं।
तो लेट इट बी, उन्हें भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, जरूरत होगी तो आगे कभी फिर देखेंगे।